आप सभी लोगों का इलाहाबाद एक्सप्रेस में स्वागत है। आज 11 जुलाई है और आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से न्यूज़ से क्वेश्चन बनाया जाता है। और आज हमने द हिंदू और पीआईबी पे जो क्वेश्चन बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो है इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट लेक। इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। यह पूरे विश्व का सबसे ऊंचा नमकीन वाटर की झील है जिसकी ऊंचाई 4350 मीटर है। ये है। दूसरा ऑप्शन है इट्स 1/3 पार्ट लाइज इन इंडिया। इसका 1/3 भाग भारत में है एंड 2/3 इन चाइना, और 2/3 भाग इसका चाइना में है। एंड थर्ड ऑप्शन इज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पैंगोंग सो मीन्स हाई ग्रासलैंड इन तिब्बतन लैंग्वेज। देखिए, पैंगोंग लेक जो नाम पड़ा यह तिब्बत का वर्ड है। पैंगोंग सो इसमें टी साइलेंट है, जिसका मतलब होता है हाई ग्रासलैंड, यानी ऊंची जगह पे उगने वाली घास को कहते हैं पैंगोंग। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है, 1, 2 यानी ऑप्शन ए कि बी कि सी कि डी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी शुरुआत है, तो हम आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने सारे ऑप्शंस करेक्ट रखे हैं और ये हमारे सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे। अभी हम बिल्कुल आसान क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जैसे कुछ दिन होगा वैसे ही हम अपना लेवल बढ़ाएंगे और फिर हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर हम आपको एक बेहतर क्वेश्चन पैटर्न देंगे। अभी हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं ये इन्फॉर्मेटिव है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी, यानी ऑल, सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग आईएमडी। आईएमडी क्या है? इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन ए है इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। ऑप्शन 2 है इट्स हेडक्वार्टर, HQ माने हेडक्वार्टर इज़ इन दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इस्टेब्लिश इन 1875 और 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। एंड थर्ड है इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू फोरकास्ट। इसका जो उत्तरदायित्व है वह मौसम की भविष्यवाणी करना है, फोरकास्ट, नेमिंग और आए हुए चक्रवातों का नामकरण करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार्निंग्स, जो चेतावनी होती है उसको देना है, फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन की चेतावनी देना है। तो जैसा कि बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसका आंसर है सी, यानी 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये सब द हिंदू का हमने जो एडिटोरियल है या जो फ्रंट न्यूज है उसको पढ़ करके मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है और यही यूपीएससी पूछता भी है। अगर आप बिल्कुल ओल्ड मॉडल से तैयारी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं होगा जब तक आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे। तो देखिए, ये द हिंदू अगर आप यूपीएससी वास्तव में निकालना चाहते हैं या यूपी पीसीएस निकालना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रीतम सिंह कंटेस्टेड इलेक्शन इन सिंगापुर। प्रीतम सिंह सिंगापुर में इलेक्शन लड़े, ये किस पार्टी से संबंधित है? ऑप्शन ए है वर्कर्स, ऑप्शन बी है PAP, सी है GRC और डी है नॉन। तो इसका सही आंसर है वर्कर्स पार्टी से, श्रमिक पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था वहाँ पे, जो कि 10% वोट इन्होंने पाया है और वहाँ पे जो पूर्व राष्ट्रपति थे वही जीते हैं इलेक्शन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कमेटी इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रिमिनल रिफॉर्म। जैसा कि इस समय गैंगस्टर का चल रहा है, विकास दुबे का केस काफ़ी चल रहा है, तो इसमें जो एडिटोरियल आज आया था वो क्रिमिनल रिफॉर्म के ऊपर था।
तो उसमें जस्टिस मैलीमैथ कमेटी और JS वर्मा कमेटी के बारे में कहा गया था। तो मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया इस पर कि क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कमेटी इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रिमिनल रिफॉर्म। कौन सी कमेटी क्रिमिनल यानी आपराधिक सुधारों से संबंधित नहीं है। तो जस्टिस मैलीमैथ कमेटी, ये तो बिल्कुल क्रिमिनल रिफॉर्म से संबंधित है। और JS वर्मा समिति तो हम सभी लोग जानते हैं, जो निर्भया कांड हुआ था तो उसमें महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पे जो है इनको इस कमीशन का इनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इन्होंने बखूबी इसको निभाया और इस पे जो है फिर कानून भी आया, निर्भया कानून। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी, उसके बाद माधव मेनन कमेटी। तो माधव मेनन कमेटी भी जो है रिफॉर्म से संबंधित है, क्रिमिनल रिफॉर्म से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी जो है ये गरीबी से संबंधित है। तो विच कमेटी इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रिमिनल रिफॉर्म, तो आंसर होगा आपका तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, FRBM एक्ट। देखिए एडिटोरियल्स में FRBM के ऊपर बात हुई थी तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया FRBM एक्ट क्या है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है इनैक्टेड इन 2003, इसको 2003 में लागू किया गया था। एंड ऑप्शन 2 इज़ अप्लाइड टू सेट ए लिमिट, इसको एक लिमिट सेट करने के लिए बनाया गया था ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट एंड डेफिसिट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर्ज है उस पे एक लिमिट लगाने का प्रावधान किया गया था इस एक्ट के थ्रू। एंड थर्ड ऑप्शन इज एम टू मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, इसका सही मायनों में जो दिशा निर्देश था FRBM का वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना था फॉर इंश्योरिंग इंटर जनरेशनल इक्विटी इन फिस्कल मैनेजमेंट, कि फिस्कल मैनेजमेंट को अच्छे से इंश्योर किया जाए। तो जैसा कि बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसका सही आंसर है डी, ऑल, तीनों सही है इसका। ठीक है, 1, 2 एंड 3, ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। तो FRBM एक्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए कोविड-19 जो महामारी चल रहा है, इसमें केरल गवर्नमेंट ने FRBM एक्ट में थोड़ा लचीलापन करने के लिए गुहार लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखिए क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अगर मैं नीति आयोग की बात करूं तो नीति आयोग जो है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करता है ना। वह यही चाहता है कि हमारे देश में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म न रहे। ठीक है, तो इसका मैंने लिया है इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ऑप्शन फर्स्ट है सेंटर एंड स्टेट शेयर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो सेंटर और स्टेट होते हैं ये हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रिश्ते शेयर करते हैं। ठीक है, इनका संबंध क्षैतिज होता है। ऑप्शन 2 है यूनियन एंड स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज्ड टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन 7th शेड्यूल। जो यूनियन और स्टेट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज्ड होते हैं साथ साथ काम करने के लिए। जो 7वीं अनुसूची में जो प्रावधान है उस पे। तो इसका ऑप्शन है ए है 1, बी है 1, 2 और सी है 2 और डी है नॉन। तो इसका सही आंसर आप सोच रहे हैं 1, 2, इसका दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो जिस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी है जिस पे हमारी नीति आयोग जो है काफ़ी बढ़ावा दे रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। विच इज़ करेक्ट अबाउट CCI। CCI का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन 1 है इट इज़ established by government on 14th of October 2003. Option 2, it consists of 1 chairperson and 6 members appointed by the central government. And third is its duty is to eliminate practices having adverse effect on competition. ठीक है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसका सही आंसर है C, 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। बिल्कुल आसान है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी
और इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 6 सदस्य होते हैं, और इसकी ड्यूटी जो होता है वह एलिमिनेट करना है ऐसे प्रैक्टिसेस को जो कि कंपटीशन के ऊपर विपरीत दुष्प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच इज़ करेक्ट फॉर केसीसी। ठीक है, इसमें से कौन सा केसीसी के बारे में सही है? किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी मीन्स किसान क्रेडिट कार्ड। तो नंबर ऑप्शन 1 इज़ केसीसी स्कीम स्टार्टेड इन 1998। केसीसी स्कीम जो है 1998 में शुरू की गई थी। एंड ऑप्शन 2 इज़ इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एंड थर्ड इज़ देयर इज़ नो प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ लोन अंडर। अगर आप केसीसी के थ्रू कोई लोन लेते हैं, जैसे कि अगर वो लोन 1 लाख से, जो कि अब तो बढ़ा दिया गया 1.6 लाख तक, अगर आप बिल्कुल लोन लेते हैं केसीसी के माध्यम से, तो कोलेटरल फ्री आपको मिलेगा, यानी कोई भी इस पे आपको कुछ दिखाने कागजात वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपको तुरंत आपको लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जैसा कि बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, डी है इसका, 1 2 3 तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये 3 क्वेश्चन मैंने आज के PIB से लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका करेक्ट ऑप्शंस अबाउट बम्बू सेक्टर। जो बांस सेक्टर है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको बताना है। बम्बू सेक्टर, ठीक है। इट इज़ वाइडली ग्रोन इन नॉर्थ ईस्ट। इसका जो पैदावार है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, यानी जो 7 स्टेट हैं, नॉर्थ स्टेट जो हमारा है, वहाँ पर बांस की खूब खेती की जाती है ना। लगभग 40% की खेती वहाँ पे होती है। अच्छा, 2 है इंडिया रैंक सेकेंड इन बम्बू प्रोडक्शन। भारत का जो स्थान है बम्बू प्रोडक्शन में वो दूसरा है, तो याद रखिएगा केन और बम्बू ये सेकेंड पोजीशन है भारत का। एंड थर्ड इट शेयर्स ओनली 5% इन ग्लोबल ट्रेड। लेकिन ये दुख की बात है, देखिए ये दुख की बात है कि इतना यानी 40% प्रोडक्शन और हमारा पोजीशन जो है सेकेंड है, लेकिन फिर भी हम 5% ही ग्लोबल ट्रेड बम्बू सेक्टर में कर पाते हैं, जो कि एक गलत बात है। यानी गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसको पूरी तरीके से इस सेक्टर को ग्रो करना चाहिए। ठीक है, तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3 तीनों सही है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है असीम वाज रिसेंटली न्यूज़। असीम जो है समाचारों में रहा, सुर्खियों में रहा। विच ऑप्शंस आर करेक्ट अबाउट असीम? तो ऑप्शन 1 है बेटा, इट स्टैंड्स फॉर आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है ना, उसी का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प स्किल्ड पीपुल। ये स्किल्ड पीपुल जो कारीगर हैं, स्किल्ड पीपुल हैं, उनके हेल्प यानी उनकी मदद करने के लिए पोर्टल डिज़ाइन किया गया है। थर्ड ऑप्शन है इट विल स्टोर डेटा। ये जितने स्किल्ड पीपुल हैं, कारीगर हैं, उनके डेटा को स्टोर करेगा। उनके ट्रेंड्स को स्टोर करेगा। एंड एनालिटिक्स, और यह देखेगा कि इनका कहाँ पे सदुपयोग हो सकता है। विच डिस्क्राइब वर्कफोर्स मार्केट। तो ये पूरी तरीके से आपका वर्कफोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो असीम एक अच्छा पोर्टल साबित होगा और हमारा देश आत्मनिर्भरता की तरफ अवश्य बढ़ेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।